हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटी ज़ेटा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। सोचिए जरा, अगर आप रट कर याद कर रहे होते तो बहुत कुछ याद हो जाएगा। लेकिन अगर आपको एग्जाम में कोई ऐसी सिचुएशन दी जाए कि मान लीजिए आप एक किसान हैं या फार्मर हैं, आप 1857 के रिवोल्ट में क्यों पार्टिसिपेट करते, क्यों करते, इसका रीज़न लिखना है। या फिर मान लीजिए आप एक ऑर्डिनरी पर्सन हैं, गांधी जी के मूवमेंट में आप क्यों पार्टिसिपेट करते, किन वजह से आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे। शायद आप लिख दो, शायद आप ना लिख पाओ। अगर आपने सही तरीके से सिचुएशन को सोच समझ लिया फिर उसका आंसर दिया तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं दे पाए तो मार्क्स गए। इसीलिए सीबीएसई बार बार हमें ये अलर्ट करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्लास 10th में आपके 50% क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, 40% आपके क्लास 12th में आने वाले हैं। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड को क्यों समझना चाहिए, कैसे समझना चाहिए, किस तरीके से हमें समझकर आंसर देना चाहिए, यही सारी चीजें आज के इस वीडियो में बताने वाली हूं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्पेशल होने वाली है, इसलिए इन सभी चीजों को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो समझते हैं, हम क्या समझते हैं, हाउ अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लर्निंग इन ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज में खास करके पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी है, बहुत लेंदी आंसर लिखने होते हैं, राइट। अब ये तो हो गया आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो डिफरेंट तरीके से पूछे जाएंगे, सिचुएशनल जो मैंने अभी आपको बताया, इस तरह के सिचुएशन क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज की फॉर्म में पूछे जाएंगे, अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे। आपको मतलब अब हर तरीके से तैयार होना है अपने एग्जाम के क्वेश्चन को फेस करने के लिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैं यहां पर बताऊंगी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को पहचानने का तरीका क्या होता है और कैसे उसको पहचान कर समझकर आप उसका आंसर दोगे। तो सबसे पहले हम यहां बात करते हैं अंडरस्टैंड व्हाट द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आर। तो पहले हम समझेंगे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते क्या हैं। दीज आर द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। मैंने आपको अभी सिचुएशन दी, तो सिचुएशन में आपको डूब जाना है। जैसे एक जो आर्टिस्ट होता है, या आप कह सकते हो जैसे हमारे मूवीज में हीरो हीरोइन होते हैं ना, तो वो बिल्कुल पूरी तरीके से रोल में डूब जाते हैं, तभी उनके अंदर वो नेचुरलिटी आती है, ओरिजिनलिटी आती है कि वाकई में ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन, एक अप्रोच, मतलब उसमें डूब करके, करैक्टर में डूब करके आपको वो आंसर देना है, ठीक है। अब नॉट जस्ट अबाउट द रिमेंबरिंग फैक्ट बट यूजिंग द, आपको सिर्फ वो फैक्ट्स यूज नहीं करने हैं जो आपको याद हैं, इसके साथ में आपको क्या करना है, योर अंडरस्टैंडिंग टू एनालाइज, कंपेयर एंड इंटरप्रेट टू इवैल्यूएट द आइडियाज। अब आपके आइडियाज को चेक किया जाएगा। देखो, सभी के आंसर मैं नहीं कहती हूं कि एक जैसे होंगे इस सिचुएशन में। आपका सोचने का नजरिया कुछ हो रहा है, मेरा सोचने का नजरिया कुछ हो रहा है, लेकिन आपको सोच समझकर ही अपने नजरिए से उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, टैकल करोगे, वो चीज आपने लिखनी है, ठीक है। उसके बाद यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं आपको बताती हूं, इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हेन डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैपन, ठीक है। अब जैसे मान लो ये पूछा गया है कि कब हुआ था, ठीक है। 1857 का रिवोल्ट जो है वो कब हुआ था, कब पूछा गया, व्हेन पूछा गया, ठीक है। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में यही क्वेश्चन सेम आपसे कैसे पूछा जाएगा, हाउ डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 रिफ्लेक्ट द ग्रोइंग द डिससैटिस्फैक्शन विद द ब्रिटिश पॉलिसीज। कहने का मतलब इसी क्वेश्चन को मोल्ड करके दूसरे तरीके से पूछ दिया गया, सिचुएशनली तौर पर, ठीक है। क्या बताया गया है, हाउ डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 रिफ्लेक्ट द ग्रोइंग डिससैटिस्फैक्शन विद द ब्रिटिश पॉलिसीज। जो ब्रिटिशर्स ने पॉलिसीज लगाई थी जिसकी वजह से ये रिवोल्ट जो है इमर्ज हुआ, ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। अब वो देखो, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है यहाँ पर। अब यहाँ आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग, आपको यहाँ पर वो अप्रोच अप्लाई करनी होगी जिसको सोच करके आप इसका आंसर देने वाले हो। समझ में आ गई बात पूरी अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। पहले आपको क्या करना है, ये सारी चीजें सोचनी है, ठीक है। वो सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, कैसे और कितना समझ करके आप उसमें लागू कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स लाइक कॉज, ठीक है। अब आपने 1857 का रिवोल्ट है या गांधी जी का मूवमेंट है या फिर कोई भी डायनेस्टी है, कुछ भी है ना। तो इसमें क्या बताया गया कि आइडेंटिफाई द कीवर्ड्स लाइक, तो उस क्वेश्चन में कीवर्ड दिए होंगे। कीवर्ड मतलब जिस पर पूरा का पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कि क्यों हुआ, उसके कारण बताने हैं, ठीक है। इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है। उसके कंपैरिजन, ठीक है। जस्टिफाई और इवैल्यूएट, ये सारी चीजें आपको, वो सारी चीजें सोचकर ही आपको आंसर देना है। नेक्स्ट, चेक इफ आस्क फॉर द रीजनिंग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चेक इफ इट इज आस्क फॉर रीजनिंग, एनालाइजिंग एंड द इंटरप्रिटेशन। अब आपको ये चेक करना है कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से तुम आंसर देते जाओ।
जो पूछा गया है टू द पॉइंट उसका आंसर देना है, और एक वर्ड जिस पर पूरा क्वेश्चन डिपेंड होगा वो वर्ड आपने पकड़ना है, ठीक है। उसके बाद लुक फॉर द क्लूज इन द क्वेश्चन। अब आपको वो जो क्लू है, ठीक है, जो आपको याद नहीं आ रहा है वो सारा क्वेश्चन में ही दिया होता है, इसलिए बस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्या पूछा गया है, ठीक है। तो फिर आप उसको रिलेट कर पाओगे अपनी टेक्स्ट बुक्स के कॉन्सेप्ट से। क्लियर? चलिए, उसके बाद लिंक्स इट टू योर कॉन्सेप्ट। तो हमेशा ये सोचकर करना है कि विच टॉपिक और द चैप्टर डज इट रिलेट टू, किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया, किस टॉपिक से पूछा गया है, ये थोड़ा सा उस पर सोचना है आपने, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट बीइंग टेस्टेड, किस तरह का ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, हमारा टेस्ट लेना चाह रहा है, इस पर हमें क्या लिखना है, यही सारी चीजें आपको रिकॉल करनी है, तब आपने अपना आंसर फ्रेम करना है, ठीक है। उसके बाद में स्ट्रक्चर योर आंसर। अब जो सबसे मेन प्रॉब्लम है आप लोगों की वो क्या है, मैडम सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लिखने आते हमें, मैडम लॉन्ग आंसर्स को कैसे लिखें जिससे कि हमें अपने मार्क्स पूरे मिल जाए। ये सबसे बड़ी जो है दुविधा है किसकी, ह्यूमैनिटी स्टूडेंट की, ठीक है। तो फॉलो अ क्लियर फॉर्मेट। तो आपको क्या करना है, ये क्लियर फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। बच्चा इस वीडियो को आपने देख लिया ना, अगर एक बार समझ में नहीं आता 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए। मैं कहती हूँ इससे बेस्ट वीडियो आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। जिस तरह का स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ, जिस तरह के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को पहचान करके अंडरस्टैंड करने, रिकॉलिंग करने और उसको बाद में उसको कैसे लिखा जाता है, सब कुछ आपको इस वीडियो में, एक ही वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते टाइम सबसे पहले एग्जामिनर को समझाओ, ये समझो कि उसको कुछ नहीं आता, समझाओ उसको इंट्रोडक्शन पार्ट में कि आप क्या लिखना चाहते हैं। जब हम किसी गेस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में बताते हैं, उसका नाम बताते हैं, अता पता बताते हैं, उसके बारे में कुछ तो आइडेंटिफिकेशन होगी ना, वो दूसरों को बताते हैं। तो ऐसे आप अपने क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है। तो डिफाइन और द स्टेट योर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप क्या उसमें लिखने वाले हो, थोड़ा सा ब्रीफ में उसको समझाना है, ठीक है। आप लगा सकते हो कि 2-3 सेंटेंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद में बॉडी में क्या लिखना है आपने, एक्सप्लेन विद लॉजिक। अब आपने अपने आंसर को विद लॉजिक एग्जामिनर को समझाना है, कब क्यों कैसे ऐसे हुआ, ठीक है। लॉजिकली समझाना है, एग्जाम्पल के साथ समझाना है, उसके कॉजेस बताने हैं, उसके इफेक्ट बताने हैं, हो गया आंसर। उसके बाद में कंक्लूजन डालना है, ठीक है। ये आपके आंसर के अंदर ये 3 चीजें तो होनी चाहिए, ठीक है। अब ये कंक्लूजन में क्या लिखोगे, गिव अ शॉर्ट समरी और द क्रिटिकल व्यू पॉइंट। अब आपने अपना पूरा जो आंसर फ्रेम किया है, चाहे वो आपका 8 मार्कर्स का हो, ठीक है, खास करके 8 मार्कर्स में बताया गया है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, जो भी आपने इंपॉर्टेंट, जिस पर आप एग्जामिनर को फोकस करवाना चाहते हैं, आपने अपने आंसर के अंदर कुछ तो ऐसा इंपॉर्टेंट लिखा होगा जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, बस वही इंपॉर्टेंट चीजें दोबारा से आपको कंक्लूजन में लिखनी है। सारा का सारा ये जितना बड़ा आंसर लिखना है, बहुत ही छोटे से कंक्लूजन के अंदर उसको डिफाइन कर देना है और एग्जामिनर को सबमिट कर देना है, ठीक है। अगर हो सकता है, ठीक है, अगर रिक्वायर्ड है तो आप क्या कर सकते हो, फ्लो चार्ट बना सकते हो, अगर रिक्वायर्ड है तो, ठीक है, फ्लो चार्ट्स के थ्रू समझा सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, डायग्राम बनाकर समझा सकते हो, ठीक है। डायग्राम वगैरह भी उसमें बना सकते हैं, तो इससे और अच्छी वेटेज आपको मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, प्रैक्टिस विद द रियल लाइफ सिनेरियोस। अब आपने क्या करना है, अब आपने, ये तो मैं लॉन्ग आंसर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, कर रही थी। अब आपने क्या करना है, प्रैक्टिस विद रियल लाइफ सिनेरियोस। अब रियल लाइफ से कनेक्टेड जो भी मैं जब आपको क्लास में पढ़ाती हूँ तो हमेशा आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि मैं हमेशा रियल लाइफ से कनेक्टेड जो है वो आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आपकी क्लास का एग्जाम्पल ले लिया मैंने, आपके स्कूल का एग्जाम्पल ले लिया, आपके घर का एग्जाम्पल ले लिया, फ्रेंड्स का एग्जाम्पल ले लिया, तो आपको भी वैसे ही एग्जाम्पल देने हैं जिससे कि रियल लाइफ कनेक्टेड एग्जाम्पल लगे, ठीक है। तो ट्राई टू सॉल्विंग द केस बेस्ड और द सोर्स बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम द NCERT एग्जाम्पल और द सैम्पल पेपर्स। दे ट्रेन योर ब्रेन टू कनेक्ट द थ्योरी विद द प्रैक्टिस। तो ये चीज़ें क्या हेल्प करेंगी, आपको कनेक्ट करने में, है ना, हेल्प करेंगी। मतलब एग्जामिनर को आप क्या समझाना चाहते हैं उस तरह की समझ पैदा करेगी, राइट। उसके बाद में ठीक है, द की टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो की पॉइंट होना चाहिए वो आपका क्वेश्चन के अंदर से ही होना चाहिए। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद में जैसे एग्जाम्पल मैं देती हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन है, इवैल्यूएट द रोल ऑफ द महात्मा गांधी इन मेकिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट द मास बेस्ड। गांधी जी ने छोटे लेवल से अपना मूवमेंट स्टार्ट किया था। गांधी जी को भी नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा जन सैलाब मूवमेंट बन जाएगा, है ना, जिसमें इंडिया के लगभग सभी लोग इसे पार्टिसिपेट करेंगे। इसको एक जन आंदोलन बना दिया, एक ऐसा मुद्दा पकड़ा जो सभी के लिए रिक्वायर्ड था, और वो मुद्दा क्या था कि ब्रिटिशर से हमें आज़ादी पानी है, ठीक है। तो आपको वही चीज़ इवैल्यूएट करनी है, ठीक है। कैसे करनी है, आंसर क्या होना चाहिए इसका, डिफाइन द मास मूवमेंट। तो सबसे पहले इसमें की पॉइंट क्या है, ये है मास मूवमेंट, इस पर सारा बेस्ड है ना क्वेश्चन। तो सबसे पहले मास मूवमेंट को डिफाइन करो।
एक्सप्लेन गांधी जी मेथड, गांधी जी ने कौन कौन से मेथड, कौन कौन से टेक्निक्स, कौन कौन से इसमें विधियां, ठीक है, आप कह सकते हो तरीके, ठीक है, वो अप्लाई किए। तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया, ठीक है, गांधी जी ने दांडी मार्च चलाया, गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया, इसके एग्जाम्पल दे सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद शो हाउ दीज रीच द डिफरेंट सोशल ग्रुप, और किस तरीके से ये डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप, पीजेंट्स में, ठीक है, या फिर आप लगा सकते हो कि ट्राइबल पीपल्स में, मतलब अलग अलग फील्ड्स के लोगों के पास ये कैसे पहुंचा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम थी। पीजेंट्स पर जो है उन्होंने बहुत सारा रेवेन्यू इंपोज किया हुआ था, ठीक है, ट्राइबल्स के लिए फॉरेस्ट एक्टिविटीज बंद कर दी थी। यही सारी चीजें सोच करके आपने इसमें लिखनी है, कंक्लूड विद द ओवरऑल इम्पैक्ट, और फिर उसको कंक्लूड कर देना है, पूरा इम्पैक्ट देते हुए बस उसका कंक्लूजन लिख देना है। अभी समझ में आया आपको? मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब मुझे लगता है कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आप नहीं कर सकते हो, तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड हुआ होगा और अच्छा लग रहा होगा कि हाँ मैम आपको सब कुछ समझ में आ गया है। और फिर भी अगर आपको डर लग रहा है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम प्लस अपने सीयूटी में, दोनों में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेना चाहते हैं, इसमें 80, 100 आउट ऑफ 80, 100 आउट ऑफ 100, या उसमें 250 आउट ऑफ 250 लाना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अड्डा 24/7 के महापैक को ज्वाइन कर सकते हो। महापैक का प्राइस है 7,999, और ये महापैक प्रो है जिसमें आपको फिजिकल बुक भी दी जा रही है, मात्र 10,999 रुपए का है, ठीक है। इसमें सारे बैचेस का एक्सेस भी आपको मिल जाएगा, साथ में आपको फिजिकल बुक भी मिलेगी, साथ में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगी, बहुत कुछ मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप महापैक को परचेज नहीं कर रहे हो, या कोई भी ऐसा इंडिविजुअल बैचेस आप परचेज कर रहे हो, तो उस पर भी 50% का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है। तो चाहे तो आप एम्बिशन, जिसमें आपको सीयूटी प्लस बोर्ड एग्जाम दोनों आपकी तैयारी करवाई जाएगी, सफलता बैच जो ड्रॉपर्स के लिए है, तो ये ड्रॉपर इसको परचेज कर सकते हैं, और ये महापैक है, ठीक है। मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए, उसमें एनरोल करने के लिए सिर्फ एक कूपन कोड याद रखना, Y489, इस कूपन कोड को लगाकर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और आपकी इनरोलमेंट भी हो जाएगी। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ से आप बहुत सारी क्वेरीज अपनी रेज करके मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। अब ये जो है आपको कहाँ पर मिलने वाला है, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है बच्चा, ठीक है, ऑल कोर्सेज पर जाना है, फिर यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, आर्ट्स पे क्लिक करना है, देन यहाँ पर आपको एम्बिशन है या सफलता बैच है, या फिर मैं ये प्रो ले लेती हूँ क्योंकि सारे बैचेस इसमें मिलेंगे। सोचो जरा, इतने सारे बैचेस आएंगे सीयूटी के एग्जाम तक, सभी का एक्सेस आपको मिल जाएगा, बार बार अपने सिलेबस को कवर कर रहे होंगे, तो बस एक कूपन कोड लगाना है Y489। बच्चे, चाहे आप बुक परचेज कर रहे हो, चाहे आप मॉक टेस्ट परचेज कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, देखो ये पहले कितने का था, 21,999 का था, ठीक है, लेकिन अब आप लोगों के लिए 11,438 रुपये से माइनस हो गए, सिर्फ 10,559 रुपीज़ का ये आपको महापैक प्रो पड़ रहा है। इसके अलावा कोई भी इंडिविजुअल बैच लेना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, मॉक टेस्ट लेना चाहते हो, टेक्स्ट बुक लेना चाहते हो, सभी कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कहाँ पर मिल रहा है ये देखिए, ये सारे के सारे बैचेस हैं, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको मॉक टेस्ट, वीडियोस, ई बुक्स, ठीक है, आपको जो भी परचेज करना है, बस ये सारी की सारी बुक्स हैं आपकी, तो जो भी आपको परचेज करना है तो सबको Y489 कूपन कोड लगा करके डिस्काउंट भी पाना और एनरोल भी हो जाओगे, और साथ में आपको वो बुक्स भी मिल जाएगी, या फिर जो भी आप परचेज करना चाहते हो। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से बताइएगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।